नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में शांति की उम्मीद लगाए हुए थे अगर लोग, तो उनको बड़ी निराशा हुई है। यूपी में लगातार सांप्रदायिकता की घटनाएं हो रही हैं और हालात कितने गंभीर हैं इसका पता इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट से मिलता है। अखबार के मुताबिक लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में 600 से ज्यादा हिंसक झड़पें और दंगे हुए हैं। ज्यादातर घटनाएं लाउड स्पीकर जैसी और डीजे जैसी छोटी मोटी बातों से शुरू हुई हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये अखिलेश सरकार की नाकामी है या वोट की राजनीति करने वालों की पार्टनरशिप है, और आखिर यह सिलसिला कब और कैसे रुकेगा? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलांजन मुखोपाध्याय, जिन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक किताब भी लिखी है। यूपी की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले शरद प्रधान भी हमारे साथ होंगे। मनीषा प्रियम, जो पेशे से तो प्रोफेसर हैं लेकिन राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बहुत गहरी राय और साफ राय रखती हैं, हमारे साथ हैं CSDS के फेलो हिलाल अहमद, और जो इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि समाज शास्त्र कैसे काम करता है चुनाव की राजनीति के बीच में और धर्म की राजनीति के बीच में। सभी मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। पहला सवाल शरद आपसे होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, 4 मेहमान हैं, कोशिश करूंगा कि सारी बातें हम समेट लें। यूपी में लगातार होलसेल में इतने दंगे कौन करवा रहा है? इसमें देखिए, कई बार ऐसा हो रहा है कि कोई दंगे किसी छोटी सी मामूली से झगड़े पे फसाद बन जाता है, लेकिन उसको जो है उस पर रोटी सेकने के लिए राजनीतिक पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। यूपी के केस में कई बार ये भी हुआ है कि सरकार की नाकामी की वजह से, कमजोरी की वजह से और भ्रष्ट पुलिस प्रशासन की वजह से भी इस तरीके के झगड़ों को बढ़ावा मिलता है और फौरन बीजेपी उसमें कूद पड़ती है उसका फायदा उठाने के लिए, उसको कम्युनल टर्न देने के लिए। और ऐसा लगता है कभी कभी जब जैसे मुजफ्फरनगर में हुआ, जब उसको ढील दे दी जाती है, बढ़ावा मिल जाता है ज्यादा, तो ऐसा प्रतीत होता है बड़ी साफ तौर पे कि दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि एक पार्टी मुस्लिम पॉलिटिक्स खेलती है तो एक हिंदू पॉलिटिक्स खेलती है। पोलराइजेशन से इनको लगता है कि वोट मिल जाएंगे। हालांकि देखिए, बड़ा पिछले इलेक्शन में बड़ा स्पष्ट हो गया है कि पोलराइजेशन की, पर्टिकुलरली मुस्लिम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से फायदा नहीं हुआ समाजवादी पार्टी को, लेकिन अभी भी इन्हें उम्मीद है क्योंकि डेस्परेशन इतना ज्यादा है कि स्टेट इलेक्शन में शायद यही काम कर जाए, क्योंकि और कोई पॉजिटिव चीज दिखती नहीं है जी। ये बड़ा और बीजेपी हर बार इसका, ऐसा कई बार लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको प्लेटर पे कोई चीज दे रही है और वो जम के उसका फायदा उठा रहे हैं, और हर बार बीजेपी वाले कूदते हैं बीच में कि उसको कम्युनलाइज करो एनवायरमेंट। आइए यहाँ नीलांजन मुखोपाध्याय को शामिल करते हैं और दर्शकों को भी ये बता देते हैं कि हमने आज के कार्यक्रम में सिर्फ विशेषज्ञों को बुलाया है, पार्टियों के नेताओं को नहीं बुलाया है, क्योंकि उनके तर्क तो मालूम हैं और ऐसे जब माहौल गर्म हो तो ऐसे में उनको प्लेटफॉर्म देने का बहुत लाभ भी हमको नहीं लगता। नीलांजन, आपसे भी यही सवाल है कि जब पता है समाजवादी पार्टी को कि जिस ट्रैप में वो फंसे हैं, न तो उनको मुस्लिम वोट मिलेगा पोलराइजेशन का, फायदा दूसरी पार्टी को होगा, आत्महत्या की ऐसी मूर्खता ये क्यों कर रहे हैं? देखिए, 2014 के लोकसभा के इलेक्शन के बाद मोरलेस से क्लियर हो गया कि यूपी में जो समाजवादी पार्टी की जो सरकार है उसकी कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं बची उतनी एक मेजर पॉलिटिकल हार के बाद। तो सवाल ये है कि जो अगले जो असेंबली के चुनाव होने, जो 2017 में होने चाहिए फरवरी मार्च में, आकांक्षा है कि उससे काफ़ी पहले होने की संभावना है। तो इस सिचुएशन में जो 2 प्रमुख दल उभर के जो आए हैं यूपी में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसको लगभग 95% के ऊपर की सीट्स के बेसिस पे लोकसभा में मिली है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी, वो अपने अपने वोट को कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं और इसी की वजह से ये सारी की सारी जो कम्युनलाइजेशन हो रही है उसको देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का ये भी मानना है कि जब भी अगला जो चुनाव होगा यूपी में, तो वहाँ पे एक किस्म का एक एंटी बीजेपी पोलराइजेशन होगा, जिसके चलते जिस तरह से बिहार में हम देखने को मिला है कि लालू यादव और नीतीश कुमार साथ काम करने को आए, तो उस तरह से ये असंभव नहीं है कि यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी किसी न किसी समय पे किसी एक तरह से अंडरस्टैंडिंग डायरेक्टली अलायंस में या फिर इनडायरेक्ट इलेक्ट्रोल एडजस्टमेंट के तौर पे उभर के आए। तो इस केस में अपना जो भी मुस्लिम वोट बैंक है उसको अगर मैक्सिमम तरह से समाजवादी पार्टी कंसोलिडेट करती तो उनको लगता है कि नेगोशिएट करने में उनको फ़ायदा रहेगी।
और सिमिलरली भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको जो हिंदू पोलराइजेशन करके जो इतनी ज़्यादा बहुमत मिला है उत्तर प्रदेश में, इसको आगे बढ़ाने के लिए अच्छा होगा अगर सिचुएशन इस तरह से ड्रिफ्ट में रहे और एक तरह से कम्युनल टेंशन बना रहे। जी, आपने जो कई बातें रखी हैं उसमें से मुझे तो सवाल लगता है कई कि निकलते हैं। आइए मनीषा जी से यहाँ पर इलेक्शंस की समझने तैयारी कोशिश करते हैं जी। कि हम समझते थे, हम कह रहे हैं लगातार कि अब जो उत्तर भारत के इलाके हैं यहाँ की आबादी युवा है, बहुत ही दानिशमंद है, लोग अब पुराने षड्यंत्र की राजनीति के शिकार नहीं होते, आगे की देखते हैं। ऐसे में यूपी में जो हो रहा है कहीं ना कहीं हमको ये निराशा होती है कि इस तरह से लोग क्यों ट्रैप में आ जाते हैं। क्या दरअसल हमने ज़रूरत से ज़्यादा समझ लिया था कि हम मॉडर्न माइंडसेट के हो गए हैं और वक्त कहीं पीछे ही पड़ा हुआ है और लोग भी उसी के साथ पीछे ही छूटे हुए हैं? देखिए, बहुत गहरा सवाल आपने पूछ दिया बातों बातों में संजय जी। बात दरअसल ये है कि हमको समझना पड़ेगा कि जब तक भारत में इस तरह के दंगे होते रहेंगे तब तक कहीं न कहीं भारत एक सक्सेसफुल लोकतंत्र है, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहेगा। आपने जो कहा केवल ये मेरा लाउड स्पीकर, मेरा डीजे, इतनी ही नहीं, इस लड़के को इस लड़की से प्यार हो गया, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये 1857 में जैसे कहा जाता है कि कार्ट्रिज में जो है वो फला चीज की चर्बी लगा दी गई, तो ये कारण बहुत छोटे छोटे देखते हैं। लेकिन भारत में जो राज्य व्यवस्था है वो इस बात को आज तक ये अहमियत नहीं दे पाई है, और कुछ इलाकों में ये बात ज्यादा सच है कि किसी भी धर्म के लोग हों, हमारा इंगला पिंगला ताना भरनी, हम एक है, हमारा जो गंगा जमुनी कल्चर है वो एक है। तो राज्य कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी ये नहीं लेता कि राइट टू लाइफ जो फर्स्ट चार्ज है भारत के राज्य पर, और भारत के राज्य की ये जिम्मेवारी है कि जान और माल की वो रक्षा करे, वो नहीं करता है। तो लोकतंत्र पे जब तक हमारे यहाँ धर्म के नाम पर लोग अपने जीने का अधिकार जो है वो खोएंगे, तब तक हमारे अस्तित्व पे ही सवालिया निशान बना रहेगा। और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पूरे राज्य व्यवस्था पर हम अगर ये सवाल उठाएं तो ये एक हमारे अस्तित्व पे ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये बहुत गलत बात है कि किसी की हत्या कर दी जाए कहते हुए कि तुम अमुक धर्म के ये हो, तो ये हमारे लिए बिल्कुल एक इनटॉलरेबल सी बात होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं टॉलरेट करके हम जी लेते हैं, अगला दिन आ भी जाता है, कुछ और लोग मारे जाते हैं। तो जीने का सांस लेना हम सब बंद कर दें। अगर एक और धर्म और मजहब के नाम पे कहीं बिल्कुल चेन पुल कर दी जाए भारतीय राज्य व्यवस्था की, वैसा कोई निर्णायक कदम जो है वो अपने मूवमेंट्स को लेना पड़ेगा। और केवल ये कहना कि ये दल उसको मार देता है, इसको घाटा, नफा नुकसान की राजनीति से हट के इंडिपेंडेंस फॉर 1947 में आया, और उसके लगभग 100 साल बाद हम क्या बात कर रहे हैं। ये अंग्रेजी हुकूमत नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं अपने आप पर, और एक शर्मिंदगी की बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है ये। हिलाल अहमद, आपसे यही समझना चाहूंगा, पहले दूसरे सवाल आएंगे, लेकिन पहला सवाल ये कि क्या ये अकेले अखिलेश और मुलायम सिंह की पार्टी और वहां की इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है उनकी मूर्खता है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है, या इस बार तो लगता है कि दोनों बहुत ही शानदार पार्टनरशिप में ये काम कर रहे हैं, बहुत इफिशिएंटली कर रहे हैं? आप इन जो पिछली घटनाएं हुई हैं उनको कैसे देखते हैं? मई से लेकर अभी तक जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का आपने संजय भाई जिक्र किया वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम सिर्फ फोकस करें जो इन दंगों का चरित्र है वो क्या है, इन दंगों का चरित्र 1992 के बाद होने वाले दंगों के चरित्र के जैसा ही है। इसके दो प्रमुख हमें आयाम देखने को मिल जाते हैं। पहला आयाम ये है कि ये ऑर्गेनाइज्ड हैं और छोटे स्तर पर हैं, और दूसरा ये है कि वो जो छोटा स्तर है वो स्प्रेड आउट नहीं करता है। माने एक जगह पर दंगा होता है खास मुद्दे पर और वो स्प्रेड आउट होकर किन्हीं और चीज़ों पर नहीं मिलता। इसको बहुत खूबसूरती के साथ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी स्टेट के लेवल पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर, जितने भी आप स्टेटमेंट देखें तो बहुत स्पष्ट तौर पर ये बात बता रहे हैं, उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक विमर्श का निर्माण कर रहे हैं। और उस विमर्श के निर्माण में जैसे भारतीय जनता पार्टी का जो तर्क है वो ये है कि इफिशिएंट नहीं है। जैसे आज मैं सुधांशु मित्तल का बयान देख रहा था, वो ये था कि ये इफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। मुलायम सिंह का कहना ये है कि एक बार फिर धर्मनिरपेक्ष बनाम सेकुलरिज्म बनाम कम्युनलिज्म की लड़ाई है। तो
मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के पास में ये लगे बंधे सेट आर्ग्यूमेंट हैं और ये सेट आर्ग्यूमेंट इस तरह से परोसे जा रहे हैं। और ये देखिए इसमें फर्क है, जो भाजपा स्थानीय स्तर पर है उसके तर्कों में और राष्ट्रीय स्तर की भाजपा के तर्कों में बहुत अंतर है। और वो अंतर इसलिए है कि नीचे के स्तर पर आप जब मोबिलाइजेशन की पॉलिटिक्स करते हैं तो आप हर एक दंगे को हिंदू मुस्लिम बना सकते हैं, लेकिन जब आप ऊपर बैठकर, जबकि आपकी सरकार भी हो, जब आप उसको ऊपर देखते हैं तो आप उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इफिशिएंसी जैसे शब्दों को लाकर उसे मामले को बराबर कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि विश्लेषण के दृष्टिकोण से ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसमें हमें, जो शरद भाई की बात से मैं सहमत हूं कि दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो जो, और इसमें केवल एक एस्पेक्ट मैं जोड़ना चाहता हूं कि जो अखिलेश सरकार है वो केवल बीजेपी को टारगेट करके नहीं कर रही है। जो मुस्लिम कंसोलिडेशन है उसमें मायावती का भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसको कि वो इनडायरेक्टली, वो सामने वाला एनिमी नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली वो उसको भी रेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में, जो नया इमर्जिंग कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें बीजेपी, मायावती और अखिलेश सरकार के बीच में स्थानीय स्तर पर एक इंटरेस्टिंग द्वंद्व है, जिसके के ऊपर लोकल बीजेपी का नजरिया अलग है और उसके ऊपर पैचवर्क का जो काम है वो ऊपर से राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कर रही है। जो पैचवर्क का काम है वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी कर रही है। शरद प्रधान, हालात बहुत बदले हैं। बताया गया था देश को कि गुजरात में एक भी दंगा नहीं हुआ जब वहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। यहां पर जो दंगे हो रहे हैं वहां पर अखिलेश यादव की सरकार है। यूपी ऐसे भी बिल्कुल गवर्न तो हो ही नहीं रहा था पहले से। लेकिन नए माहौल में बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी की मौजूदगी एक ऐसा असर डालेगी कि इस प्रकार की वारदातें नहीं होंगी। एकाध दुर्भाग्यवश हो भी जाएंगी तो इसका कोई पैटर्न नहीं बनेगा। आप वहां से लखनऊ और पूरे यूपी की सरजमीन पर लगातार नीचे नजर रखते हैं। आप ये बताएं कि क्या ये अखिलेश यादव को समझ में आ रहा है कि ऐसी परिस्थिति नेट उनको राष्ट्रपति शासन की तरफ धकेल रही है, विधानसभा का समय पूरे होने के पहले चुनाव की तरफ उनको ले जाया जा रहा है और वो जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि ये चीज इनके समझ में आ रही। ताज्जुब तो मुझे इस बात का ताज्जुब नहीं है कि अखिलेश यादव के समझ में नहीं आ रही। ताज्जुब इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव के समझ में नहीं आ रही ये बात, जो कि असली कर्ता धर्ता वही है। तो यहाँ तो जैसे बता, सबको मालूम है मल्टीपल पावर सेंटर्स हो गए। दूसरा, नरेंद्र मोदी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी बात करते हैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की और रीच आउट करने की मुसलमानों को, दूसरी तरफ जो उनके लोकल लीडर्स, जैसा इन्होंने हिलाल ने भी कहा कि जो उनकी लोकल लीडरशिप है उसको वो चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार इस तरीके के बयान भी देते हैं और मालूम पड़ता है कि जैसे वो फौरन, उनको फिलहाल जो जल्दी लग रही है वो तो स्टेट इलेक्शंस में तो भी समय है, जितने भी जल्दी करा लें तो भी साल भर लग जाएगा। लेकिन जो अभी बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, ज्यादातर ये जो दंगों के जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो उन 12 में से 7 जगहों पे हो रहे हैं जहां पे कि बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, जल्दी अगले 2-3 महीने में, 2 महीने में होने हैं। तो वो मुझे लगता है कि उसके पीछे इनकी भी जहनियत यही है कि किसी तरीके से इंश्योर कर, इनको एक डेस्परेशन, दोनों को डेस्परेशन हो गया है कि उनको लग रहा है कहीं, बीजेपी को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने गेन किया है पार्लियामेंट में, जिस तरह हमने अपने दिखाया है पूरी 73-80 में से 73 सीटें, उस प्रोपोर्शन में अगर नहीं आई तो बड़ी बेइज्जती होगी, उससे माहौल वो हो जाएगा स्टेट इलेक्शन के लिए। समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि ट्रेडिशनली बाई इलेक्शन में जो रूलिंग पार्टी होती है स्टेट की उसको मिलता है, तो ऐसा ना हो कि हमें ना मिले। तो सारे हथकंडे अपनाने को तैयार हैं और गवर्नेंस पे जोर नहीं दे रहे। अब जैसे जो मेरठ का इंसिडेंट हुआ, एक बात माननी पड़ेगी कि इस वाले बाकी मुजफ्फरनगर और जगहों पे सरकार की कमियों की वजह से ये चीजों को बढ़ावा मिला, लेकिन मेरठ के केस में सरकार ने काफी प्रॉम्प्टली एक्ट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद भी बीजेपी वाले उसको टर्न देना चाह रहे हैं कम्युनल, जबकि वो प्योरली प्राइवेट अफेयर था जो कि एक इंडिविजुअल के साथ हुआ। आजकल देखिए, जैसा आपने भी कहा, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि इसमें अगर थोड़ी इफिशियंसी थी भी तो भी उसको बीजेपी ने इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की ताकि उसको और एक प्रकार का भड़कने का मौका मिले। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर चर्चा हो रही है कि यूपी में जो होलसेल में सांप्रदायिक वारदातें हो रही हैं उसको रोकने के लिए
क्या कोई उपाय राजनीतिक क्लास करता हुआ दिखाएगा या वो इन राजनीति पर अपनी वोट की राजनीति गर्म करेगा? नीलांजन, आपसे एक सवाल है कि जो संदर्भ है इस वक्त का लोकसभा चुनाव के बाद, एक माहौल बदला है, पॉजिटिव माहौल है, ऐसे में ये वारदात, ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को पर क्या असर डालती हैं? देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा डिफेंस में उत्तर प्रदेश का करना चाहूँगा। मैं उत्तर प्रदेश में बड़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी ज़्यादातर पत्रकारिता भी उत्तर प्रदेश से की है। तो उत्तर प्रदेश के साथ समस्या ये है कि हमेशा उसको एक तरह से विलेन के तौर पर प्रेजेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो गुजरात में भी नरेंद्र मोदी के वहाँ से केंद्र में चले आने के बाद, आनंदीबेन के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा पहले की तुलना में छोटे छोटे किस्म के क्लैशेस, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस की रिपोर्ट्स आ रही है। एक ओवरऑल एक राष्ट्रीय स्तर पे जो 2014 का जो लोकसभा का जो चुनाव था, उससे जो एक पोलराइजेशन हुआ है, उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में चूँकि पोलराइजेशन सबसे चरम सीमा पे था, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे हमको इफेक्ट देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जिस तरह की खास किस्म की राजनीतिक गठन है उत्तर प्रदेश का, और आगे के 1.5-2 साल में जिस तरह की पॉलिटिकल चीज़ों की एंटिसिपेट किया जा सकती है, क्या कुछ हो सकता है, इसकी वजह से हम लोग उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा केंद्रित बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या नरेंद्र मोदी और उनके सरकार को थोड़ा और प्रोएक्टिवली जो कम्युनल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो इसके प्रति कोई मैसेज देना चाहिए था। जी, पूना में घटना होती है, एक मुसलमान लड़के को मार दिया जाता है बगैर किसी चीज़ पे, उस पर टोटल साइलेंस रहती है स्टेट की तरफ से। जी। एक शिवसेना के एमपी दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में गलत हरकत करते हैं। ये आपने एक दिलचस्प सवाल उठाया है। मनीषा जी, मैं आपके पास आऊंगा ये सवाल लेकर। इन सब चीज़ों से जी, वो ये है कि आजकल हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कई सारे मुद्दे होते हैं जिस पर प्रधानमंत्री बोलें। इसमें एक इंटरप्रिटेशन ये है कि जिन पर हम आलोचना करते हैं, जिस पर हम उत्तेजित होते हैं, हम चाहते हैं कि वो रिएक्ट करें, ये बात दरअसल कुछ हजार और कुछ लाख लोगों के बीच में संवाद तक सीमित रहती है। नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो कोई बात बहुत छोटे में भी बोलें तो कम से कम 1 मिनट के अंदर वो बातचीत कई करोड़ लोगों तक पहुंचती है। तो कोई छोटा इशू भी है तो उस पर रिएक्ट करके वो उसको एम्पलीफाई ना कर दें, इसलिए ये उसके पीछे गणित है कि उनको बहुत सोच करके रिएक्ट करना चाहिए। वो हर दिन हर हेडलाइन पर रिएक्ट नहीं कर सकते। आप मानती हैं मनीषा कि नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है वो एक कैलकुलेटेड चुप्पी है, और सही चुप्पी है या गलत चुप्पी है? नहीं, मैं सही तो तब मानूंगी अगर वो किसी एक भी सांप्रदायिक घटना, मुझे तो आप बहुत अंकगणित दिखा रहे हैं, एक भी सांप्रदायिक घटना हो उस पर भी देश के वजीर आला जो हैं वो एक कड़ा संदेश दें। और मैं हिलाल से ये यहां मेरी सहमति नहीं कि नीचे के लेवल पे कुछ और होता है, ऊपर के लेवल पे कुछ और होता है। अगर कड़ा संदेश जाए, और मुजफ्फरनगर में मैंने पैनी निगाह अपनी रखी थी, जमीन से मैं जुड़ी रही थी, ये बनाया गया था, रचा गया था, तो पहले दुर्घटना हो जाए और उसके बाद कोर्ट में जाके और यहां जाके हम फरियाएं कि इसके जान का इतना, उसके माल का इतना, यहां तक पहुंचे ही नहीं बातें। ये एक रहे भारत के राज्य पे ये फर्स्ट चार्ज हो ऑन द प्राइम मिनिस्टर। आखिर क्या ओथ हम लेते, हम यही लेते ना कि हम संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान का पहला चार्टर क्या है? आप सिटीजन राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे। सिटीजन राइट में पहला राइट आपका राइट टू लाइफ है कि वो अगर नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो ये एक तरह से ऊंचे लेवल पे एक चार्ज है। एक चार्ज मीनिंग ये आपकी एक जिम्मेवारी बनती है। तो यहां चुप्पी का मतलब जो है वो मैं कहूंगी कि चुप्पी सही नहीं है। यहाँ आपकी आवाज कब निकले? एक प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर बैठ करके केवल इस कारण से कि मेरा हीलिंग टच और एक वार्म आउटरीच की जरूरत होती है। मेरे हिसाब से मैं इससे असहमत हूँ। हाँ जी बिल्कुल। हिलाल, आपसे एक सवाल। वार्निंग सिस्टम को नीचे तक वार्निंग, एक उंगली उठे, हाँ, एक उंगली उठे, ये एक चेतावनी, ये आपके वहां होने का मतलब होता है। टेक्निकल आर्गुमेंट नहीं कि ये राज्य सरकार का विषय है, वहां की कानून व्यवस्था। हिलाल, आपसे एक सवाल। पिछले दिनों में ये वोट बैंक की राजनीति मुस्लिम वोटों के संदर्भ में तो टूट गई। क्या कहीं बीजेपी को ये कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस सही है क्या, कि ऐसे पोलराइजेशन से वैल्यू जजमेंट अपनी जगह है,
लेकिन दरअसल हमारा हिंदू पोलराइजेशन तो हो रहा है और वो वोट हमको मिल जाता है, इसलिए इलेक्टोरली तो इस खेल को हमको चलने देना है, यही हमको सूट करता है। हिलाल, यहाँ मैं केवल अपनी एक बात को स्पष्ट कर दूं। मनीषा दी का जो सवाल था, मेरे ख्याल से वो मैं ठीक से स्पष्ट नहीं कर पाया। मेरा कहने का अर्थ ये था, और वो आपके संजय भाई आपके सवाल से भी जुड़ता है, कि जिस तरीके के स्टेटमेंट राज्य स्तर पर दिए गए हैं भाजपा नेताओं के द्वारा, और जिस तरह का पैच वर्क ऊपर से किया गया है, विश्लेषण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसी बात है कि बेसिकली जस्टिफिकेशन ऐसा हो रहा है, लेकिन आप मेरा ये जो सवाल हो रहा है, समय की कमी है, इसलिए हिलाल पॉइंटेड कि क्या बीजेपी मान चुकी है कि इसका फायदा है, इसलिए बैठे रहो, इसको बहुत ज्यादा हमको शांत करने की तरफ नहीं लगना है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, क्योंकि हमारा जो हमारा सर्वे था उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे आई कि ये बात सही है कि कोई मुस्लिम वोट भारत में नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि अपर स्ट्रेटा ऑफ हिंदू सोसाइटी ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, जिसका अर्थ जो है स्पष्ट तौर पर यह है कि कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट हो गई। अब इस कंस्टिट्यूएंसी पर जो मनीषा दी कह रही हैं और आप भी कह रहे हैं, एक कैलकुलेटेड चुप्पी तो लगाई जा सकती है, ताकि आप एक तरफ आप कहें कि रीचिंग आउट करेंगे मुसलमानों को, और दूसरी तरफ अपनी कंस्टिट्यूएंसी को चुप रहकर आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो उसके नाम पर जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें बहुत आसानी से आप उस कंसोलिडेशन पर कैपिटलाइज कर सकते हैं। एक सवाल शरद आपसे, बहुत समय मेरे पास कम है लेकिन जरूरी सवाल है कि एक साहब जो पता नहीं क्या करना चाहते हैं राजनीति में, आज उन्होंने लोकसभा में बड़ा हल्ला मचाया। हमको तो लगा कि चलिए एक अच्छा मुद्दा उठा लिया उन्होंने, लेकिन रूलिंग पार्टी ने बहुत इफेक्टिवली उसको इस बात पर डिफ्लेक्ट किया कि कोई मुद्दा उद्दा नहीं उठा रहे हैं, ये बहस नहीं चाहते, ये इनके पार्टी के भीतर की मजबूरी है, इनके सर्वाइवल की समस्या खड़ी हो गई है, इसलिए बढ़ बढ़ करके बोल रहे हैं। श्रीमान राहुल गांधी, आपका क्या कहना है? मैं समझ गया था। नहीं, बिल्कुल सही, मेरे ख्याल ये बिल्कुल सही कहा गया है कि वो अपने आप को सडनली, उनको जो है जैसे आदमी सोते से जागता है, वो तो लिटरली सोते हुए पाए गए थे पार्लियामेंट में। तो मुझे लगता है कि वो असर्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए बताने के लिए कि मैं भी हूं, आई एम ऑल्सो देयर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके उसमें कोई ज्यादा कंटेंट था, क्योंकि वही पुरानी बात वो कहने को जो कोशिश कर रहे थे, उसके अलावा उनके पास कोई लाइन नहीं है। अपना मौजूदगी दिखाने के लिए जो किया वो इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स से संबंधित है, या एक मौका, एक मुद्दा उनके सामने था, और एक अपोजिशन वॉइस की तरह से इसको क्रेडिबल ढंग से, इफेक्टिव ढंग से वो रख सकते थे, आज करके भी चूक गए। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल यही है। और ये बड़े, मतलब इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती कि अब ये तो अब तो सबने जग जाहिर हो चुका है कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है वो। जी बिल्कुल। अब उनके बारे में लेट्स सेट द बेटर। समय की कमी है, बस इसी बात का अफसोस है जो हम आपके साथ आज शेयर करना चाहते थे अपने मेहमानों के जरिए, कि जिस नए दौर में जाते हुए, बदलते हुए, आधुनिक होते हुए, मॉडर्न होते हुए हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहाँ बहुत कुछ पुराना, अप्रिय, खराब, कटु पड़ा हुआ है। उससे मुक्ति पाने का काम जब राजनीतिक क्लास इस तरह से षड्यंत्र करे, तो हमको और आपको करना होगा, जिनकी हमारी अपनी बेबसियां हैं। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।